Welcome all my dear student. This is pollution lecture number 4 8 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सॉइल पोल्यूशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें करेंगे और देखेंगे कि इसी लेक्चर में पूरा चैप्टर हम खत्म कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉइल पोल्यूशन, इससे पहले हमने वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन का टॉपिक बहुत ही बढ़िया से कंप्लीट किया है। आप प्लेलिस्ट पे जाके वो लेक्चर भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल पोल्यूशन और उसमें का पहला पॉइंट है सॉइल इरोजन। इन मराठी इट इज कॉल्ड एज जमीनीची धूप। ओके, अब एक चीज याद रखो, जो अर्थ सरफेस होता है या जमीन होती है, उस जमीन का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। ओके, और वो अगर हट गया तो उसके नीचे तो सारा रॉक होता है ना, जिसको मराठी में खड़क बोलते हैं। ओके, जिसके जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। उसमें अनाज उगा सकते हैं कि हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं क्या? नहीं, अच्छे से उसमें पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। तो मिट्टी जितनी बारीक होगी, ब्लैक कलर की होगी, तो उतनी वो फर्टाइल होती है। तो सॉइल इरोजन माने किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल रीजन के वजह से जो ऊपर का लेयर है मिट्टी का या जमीन का सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, वो लेयर हट जाना और नीचे वाला जो खड़क है या रॉक है वो एक्सपोज हो जाना, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे बहुत बड़ा फ्लड आ गया तो फ्लड के साथ जो ऊपर का लेयर है वो बह जाता है, या पानी गिरने के पहले बहुत हवा चलने लगी। ओके, कोई साइक्लोन आ गया तो उस हवा में क्या होता है, सबसे ऊपर की जो मिट्टी होती है वो बहुत बारीक होती है, वो उड़ जाती है। ठीक है ना, धूल उड़ जाना, तो इससे सॉइल इरोजन हो सकता है। तो व्हाट इज बेसिकली सॉइल इरोजन इज, सॉइल इरोजन माने द लॉस ऑफ अपर लेयर, लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू वेरियस रीजन। अलग अलग तरह के कारणों से जो मिट्टी का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है वो हट जाना इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। उसको क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। दिस इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। अब उसके बाद रीजंस टू डिप्लेट सॉइल फर्टिलिटी, कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी, उत्पादन क्षमता या सुपीकता, मतलब प्लांट को ग्रो करवाने की एबिलिटी, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी, वो कम होती है। डिप्लेट माने कम होना। कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम होती है? तो कई तरह के कारण हो सकते हैं। कुछ कारण नेचुरल भी होते हैं जो नेचर की तरफ से होंगे, या फिर मैन मेड भी होंगे जिसको आर्टिफिशियल रीजंस हम बोलते हैं। तो नेचुरल कारण भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। तो डंपिंग ऑफ सॉलिड टॉक्सिक वेस्ट ऑन द लैंड। ओके, अगर कुछ नेचुरल लैंड होता है, जैसे पत्ते हो गए या फिर प्लांट के अलग अलग पार्ट हो गए, उससे सॉइल इरोजन या सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होती। तो जो टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है ना, इंडस्ट्री से निकलने वाला कोई बाय प्रोडक्ट है, ऐसे ही आपने जमीन के ऊपर फेंक दिया तो उसमें से जो हार्मफुल चीजें होती हैं वो अगर जमीन में मिल गई तो उसका जो टॉक्सिक लेवल है वो बढ़ जाएगा और वो पॉल्यूट हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। जैसे अलग अलग तरह के हेवी मेटल है, जैसे मर्क्यूरी है, थोरियम है, ये अगर नेचुरल साइकिल में इंटर हो गए, प्लांट के अंदर चले गए, प्लांट के अंदर से जाएंगे एनिमल में, एनिमल के अंदर जाएंगे, एनिमल के अंदर अगर चले गए तो अलग अलग तरह के रोग वो उसमें निर्माण कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। आजकल किसान लोग क्या करते हैं, ज्यादा अनाज उगाने के लालच में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उस वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। एक्सेसिव थ्रोइंग ऑफ डोमेस्टिक एंड बायोमेडिकल वेस्ट। डोमेस्टिक मतलब घरगुती, बायोमेडिकल मतलब हमारे मेडिकल्स में के जो सलाइंस होते हैं, यूजेबल सलाइंस होते हैं, या कई बार कई दवा बच जाते हैं, वो दवा ऐसे ही फेंक देना विदाउट एनी ट्रीटमेंट, सीधे ही जमीन के ऊपर फेंक देना। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उस हॉस्पिटल्स में से इमेजिन करो कितना बायो वेस्ट जमा होता होगा। ठीक है, इंजेक्शंस हो गए, सलाइंस हो गए, खाली बॉटल्स हो गए, टैबलेट के पैकेट्स हो गए, इसको ऐसे ही अगर आपने ज़मीन पे डाल दिया तो उससे भी पॉल्यूशन हो सकता है। ज़मीन का बायोमेडिकल वेस्ट बोलेंगे उसको, डोमेस्टिक यानी घरगुती वेस्ट। ओके, उसके बाद पेस्टिसाइड, कीटनाशक, कीड़ों को मारने के लिए जो दवा यूज करते हैं उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। इफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, इफ्लुएंट माने इंडस्ट्री में से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो, फ्रॉम फैक्ट्रीज, अलग अलग तरह के फैक्ट्री में से जो निकलता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिन कारणों की वजह से सॉइल पोल्यूट हो जाती है और उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। अब टर्म सॉइल पोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, उस टर्म को हम थ्योरेटिकली क्लियर करेंगे। भाई सॉइल पोल्यूशन मतलब क्या, एग्जैक्टली होता क्या है? तो फिजिकल, ओके, उसका अपीयरेंस हो गया, या फिर केमिकल, उसका कंपोजिशन, या फिर बायोलॉजिकल, ओके, उसके एबिलिटी, उसमें के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर होते हैं वो यूजफुल होते हैं, लेकिन अगर वो पॉल्यूट हो गई तो उसके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाते हैं।
तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीनों तरह की, केमिकल मतलब अलग अलग तरह के टॉक्सिक केमिकल उसके अंदर ऐड हो जाना, फिजिकल माने फिजिकल यानी प्लास्टिक वगैरह कुछ ऐड हो गया या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, एक्सेस ऑफ पानी के अंदर वो रह गया, ठीक है ना। तो इस तरह के उसके प्रॉपर्टीज एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज डिक्रीज होना या उसकी फर्टिलिटी मतलब उत्पादन क्षमता, पीक प्रोड्यूस करने की या फिर अनाज उगाने की क्षमता उसकी कम हो जाना ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड रीजन। दो तरह के रीजन हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल माने फ्लड हो गया या फिर स्ट्रोम हो गया, आर्टिफिशियल माने ये सारे हो गए, ठीक है, इन वजह से। और सच अ कंडीशन, ऐसी कंडीशन, इन वजह से, सच अ कंडीशन दैट रिजल्ट इनटू लेसर प्रोडक्टिविटी, तो जमीन की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है इन कारणों की वजह से, नेचुरल या मैन मेड। यहां पर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोला जाता है, सॉइल पोल्यूशन। क्या बोला जाता है, सॉइल पोल्यूशन। समझ गए? तो दिस इज द टर्म रिलेटेड टू सॉइल पोल्यूशन। अब इसके आगे हम कॉजेस और इफेक्ट पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन की, ठीक है। अब सॉइल पोल्यूशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो किन कारणों के वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। तीन कारण होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक वेस्ट, एक होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट और एक होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट, इन तीन कारणों के वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट माने जो इंडस्ट्री में से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश हो गई, राख हो गई, हेवी मेटल्स हो गए या फिर अलग अलग तरह के केमिकल्स हो गए, टॉक्सिक केमिकल्स हो गए। तो इन वेस्ट को अगर सीधे सीधे ज़मीन पर डाल दिया जाएगा तो वहाँ पर इनमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे और उसको पॉल्यूट कर देंगे। ओके, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब ये उतने पॉइजनस या डेंजरस नहीं होते। घर में से जो कचरा निकलता है, गार्बेज होता है या फूड वेस्ट होता है, पेपर होता है, कार्डबोर्ड होता है, वेजिटेबल मैटर होता है, अलग अलग तरह के, तो ये सिंपल सी चीज़ें होती है, आराम से ये डिकम्पोज हो सकती हैं, तो इसको बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। ओके, और तीसरा होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट माने अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड हो गए या फिर केमिकल्स हो गए या फिर फर्टिलाइजर्स हो गए। ओके, तो अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स वगैरह आप यूज़ करते हो, तो इससे क्या हो सकता है, इससे तुम्हारा सॉइल क्या हो जाएगी, पॉल्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो डिस्टिंग्विश क्लियर करेंगे, एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट के बीच का, और दूसरा डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एंड नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के बीच का। तो पहले ये क्लियर करते हैं, डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स मतलब, अब पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, पोल्यूशन प्रोड्यूसिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स। जो पोल्यूशन करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स। तो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स मतलब जो डिकम्पोज हो सकते हैं उसको बोलेंगे डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, और जो डिग्रेड नहीं हो सकते उसको बोलेंगे नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, मतलब जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। तो ये क्या होगा, डिग्रेड, ये डिकम्पोज हो जाएंगे, कुजुन जातात, ओके, ऑन देयर ओन आफ्टर सम टाइम, तो कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक खुद से ही क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट खुद से डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, तो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स ये खुद से डिकम्पोज नहीं हो सकते। इसके एग्जाम्पल देख लो, आपको समझ आ जाएगा। मेटल हो गए, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये कभी भी खुद से डिकम्पोज नहीं होते। लेकिन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर हो गया अलग अलग तरह का, या फिर सब्जी वगैरह करने के बाद आपने जो रह जाते हैं बॉडीज जो हम खाने में यूज़ नहीं करते उसको हम सीधे सीधे फेंक देते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद वो डिग्रेड हो जाएंगे, डिकम्पोज खुद से ही हो जाएंगे, लेकिन ये खुद से डिकम्पोज नहीं होते। जनरली दे आर एक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस पर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और बहुत गंदा सा स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं फाउल ऑडर। फाउल ऑडर, फाउल मतलब बहुत गंदा। तो इनको रिड्यूस करने के लिए इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है, लेकिन कांच पे, प्लास्टिक पे, मेटल पे कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होता। दे आर नॉट एक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अब ये किसी का अटैक ही नहीं होता, तो आप डालते जा रहे हो तो ये जमा होते जाएंगे। एक्युमुलेट इन नेचर, एक्युमुलेट मतलब जमा होना, बिकॉज ये डिकम्पोज तो नहीं होंगे। डिकम्पोज नहीं होंगे तो क्या होंगे, फिर जमा होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे। आप डालते जाओ जमा होगा, डालते जाओ जमा होगा। प्लास्टिक ऐसे ही बढ़ते जा रहा है ना इन्वायरमेंट में, तो उसको अगर आप अच्छी तरह से हैंडल नहीं करोगे तो होगा क्या, वो जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, बिकॉज डिकम्पोज तो हो नहीं रहा।
अब बचता क्या है फिर, डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स ये कभी भी डू नॉट एक्यूमुलेट, ये जमा नहीं होता नेचर में। क्यों जमा नहीं होता? बिकॉज ये डिकम्पोज हो जाएगा, कुछ ही दिनों में डिकम्पोज हो जाएगा और उसका फाउल ऑर्डर आता है, बहुत ही गंदा ऑर्डर आता है। डिकम्पोजिशन करने के दौरान जो बैक्टीरिया होता है, फंगाई होता है, वो क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं और उसका स्मेल बहुत गंदा होता है। तो ये डिकम्पोज करते वक्त एक तरह बैड ऑर्डर जनरेट करेगा। अब ये डिकम्पोज ही नहीं होते तो बैड ऑर्डर का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो फाउल ऑर्डर इज जनरेटेड। तो उसके एग्जाम्पल ये सारे हो गए, ठीक है। अब जो वेस्ट होते हैं दो तरह के, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। तो जो इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, और जो घर का घरगुती वेस्ट होता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। तो मोस्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल वेस्ट आर नॉन डिग्रेडेबल, मतलब ये डिग्रेड नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, जमा होते जाएंगे, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। और ये डिग्रेडेबल होते हैं, डिकम्पोज हो जाएंगे और ये कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होंगे। उसके बाद प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ये प्रोड्यूस होंगे। और ये जो होते हैं प्रोड्यूस्ड इन एवरी होम, हर घर में प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू डे एक्टिविटी, हर तरह की, जैसे खाना पकाना, खाना पकाने के दौरान प्याज के छिलके हैं या किसी फ्रूट के छिलके हैं जमा हो गए, तो इसको बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटर इट, इसको क्या करता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटर करता है हर फैक्ट्री के बाय प्रोडक्ट को, लेकिन घर को थोड़ी मॉनिटर करता है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। इसको कोई कंट्रोल, कोई बोर्ड मॉनिटर नहीं करता, इसके लिए कोई लॉ नहीं होते, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हो तो एवरीबडी इज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड हैंडल डोमेस्टिक वेस्ट केयरफुली, यू शुड कीप द वेट गार्बेज सेपरेटली फ्रॉम ड्राई गार्बेज, ओला कचरा, सूखा कचरा, इसको अलग रख के अच्छे से इसको हैंडल करना चाहिए। ये गार्बेज, फूड वेस्ट या फिर कार्डबोर्ड हो गया या फिर पेपर्स हो गया, वेजिटेबल मैटर हो गए, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, डोमेस्टिक वेस्ट के और ये इंडस्ट्रियल वेस्ट के। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो होता क्या है, सॉइल पोल्यूशन की वजह से सॉइल बिकम अनफर्टाइल, उसकी उपजाऊ करने की कैपेबिलिटी, उत्पादन या फिर किसी अनाज को उगाने की या प्लांट को ग्रो करवाने की एबिलिटी कम हो जाती है, नापिक हो जाती है, वो अनफर्टाइल हो जाती है। द साल्टी एसिडिक मटेरियल, जो मटेरियल निकलता है कहाँ से, नियर बाय इंडस्ट्री से, किसी भी इंडस्ट्रियल से निकलने वाला मटेरियल एसिडिक नेचर का होता है, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए हार्मफुल होता है, उसके ग्रोथ में वो काम नहीं आता, उल्टा उसको अपोज करता है। व्हेन मिक्सड विथ सॉइल मेक्स इट अनप्रोडक्टिव, ओके। तो जब ये साल्टी बाय प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री में से निकल रहा है अगर सॉइल के साथ मिक्स हो गया तो उसको अनप्रोडक्टिव बना देगा। उसके बाद सम टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स माने जो इंडस्ट्री से निकल रहे हेवी मेटल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है या अलग अलग तरह के केमिकल है, कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोलॉजी का, इकोलॉजी पढ़ेंगे हम आगे 9th स्टैंडर्ड में। तो मान लो प्लांट ने क्या किया, हमने एक्सेसिव उस पर क्या किया, पेस्टिसाइड्स डाल दिया या एक्सेसिव फर्टिलाइज़र डाल दिया, तो फर्टिलाइज़र किस में चले जाएंगे, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स या केमिकल्स, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स या केमिकल्स जो कि टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक केमिकल कहाँ पर चले जाएंगे, प्लांट। अब इस प्लांट को क्या होता है, डायरेक्टली क्या करेंगे, ह्यूमन बींग्स खा सकते हैं सब्जी वगैरह में, ह्यूमन बींग्स, तो इनके बॉडी के अंदर अगर वो चले गए तो इनसे आपको डिसीज हो सकता है, मान लो। या फिर प्लांट को किसने खाया, प्लांट को खाया किसने, मान लो फ्रॉग ने या फिर ग्रास हॉपर ने, जिसको नाक तोड़ा बोलते हैं इन मराठी, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, तो ये प्लांट पे से ये जो एक्सेसिव टॉक्सिक केमिकल था वो ग्रास हॉपर के बॉडी में गया। ग्रास हॉपर को किसने खाया, इसको खाया फ्रॉग ने। अब ग्रास हॉपर के बॉडी से ये गया फ्रॉग के बॉडी में, फ्रॉग को किसने खाया, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, ओके। तो स्नेक को किसने खाया, स्नेक को खाया ईगल ने, चील ने या फिर हॉक, भैर ससाना भी बोलते हैं उसको मराठी में। तो इस तरह से ये जो टॉक्सिक मटेरियल था, ये जो बनाया है हमने, इसको बोलते हैं फूड चेन। इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसने इसको खाया, इसने खाया, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। फोटोसिंथेसिस से ये खुद का अनाज खुद बनाते हैं, तो प्लांट को बोलते हैं प्रोड्यूसर। इसको बोलते हैं कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया, ये एपेक्स कंज्यूमर हो गया, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये मर जाएगा, मरने के बाद एपेक्स कंज्यूमर को कोई नहीं खाता, ये मरने के बाद डिकम्पोज होगा, इसको कौन डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोजर।
इसको डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करने के बाद इसके बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल होगा डिकम्पोज के बाद फिर से ये कहाँ मिल जाएगा, सॉइल के अंदर। तो मिट्टी से आए हो मिट्टी में ही जाओगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फूड चेन। ये हो गए, ये जो होते हैं हर्बीवोरस बोलते हैं इनको, ठीक है ना, मतलब ये घास फूस खा के जीते हैं, शाकाहारी। इसको कार्निवोरस बोलते हैं, मांसाहारी। और जो दोनों खा सकते हैं उसको ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक है, बायोलॉजी के टर्म है। ओके तो इस तरह से ये जो टॉक्सिक मिनरल थे ऐसे बॉडी टू बॉडी घूमते हैं और सारे ही इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अलग अलग तरह के जो इंसेक्टिसाइड है, जैसे डीडीटी का पाउडर होता है, डीडीटी का पाउडर होता है, आर अकुमुलेटेड इन द बॉडीज ऑफ द प्लांट। इस तरह से प्लांट के बॉडी में चले जाएंगे, वो जमा हो जाएंगे बिकॉज नॉन डिकम्पोजेबल होते हैं। फिर वहां से फूड चेन में लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिविंग ऑर्गेनिज्म शिफ्ट होते जाएंगे और सारे इन्वायरमेंट को हार्म्स करेंगे, प्लांट और एनिमल को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, हमेशा याद रखना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस माने होता क्या है, हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को ढकलने चाहिए। तो ऐसे ही ढकल के क्या होता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद, जैसे यूरेनियम 92 के बाद क्या होता है, ये न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होके इसमें से 3 तरह के रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा, एक को बोलते हैं गामा। ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम 9th-10th स्टैंडर्ड में, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो जो एलिमेंट ऐसे न्यूक्लियस को ब्रेक करके ऐसे 3 तरह के रेडिएशंस बाहर डाल सकते हैं उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये हेवी मेटल्स होते हैं और ये जो रेडिएशंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैसे इंटर होते हैं या कैसे कैरी होते हैं देख लो। ये अगर सॉइल में मिल गए, ओके, तो सॉइल के अंदर से क्रॉप जनरेट होगा, सॉइल से क्रॉप के अंदर जाएंगे, क्रॉप से ये वाटर सोर्सेस में जा सकते हैं, पानी के अलग अलग सोर्स में जाएंगे। ये क्रॉप को अगर ह्यूमन ने खाए तो ह्यूमन के अंदर जाएंगे, या ये पानी इन्होंने पिया तो ह्यूमन के अंदर जाएंगे। तो इस तरह से ये हार्मफुल, डेंजरस, टॉक्सिक जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इन्वायरमेंट को पूरा हार्म करते रहेंगे। उसके बाद आएगा इंसेक्टिसाइड, कीटकनाशक, ओके, जो कीड़ों को मारने के लिए हम फवारते हैं या स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड इन द फार्म, खेती में या फील्ड में हम इसको स्प्रेड करते हैं, झाड़ों के ऊपर फवारा जाता है, इनको स्प्रे किया जाता है। आर कैरीड टू वाटर, अगर बहुत ज़्यादा हमने क्या किया, प्लांट के ऊपर कुछ केमिकल स्प्रे किया जिसको इंसेक्टिसाइड बोला जाता है, और उसके तुरंत बाद बारिश हुई तो बारिश के साथ ये केमिकल बहते 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 वाटर रिजर्वायर में चले जाएंगे और उसको टॉक्सिक बना देंगे, ठीक है ना। तो सोर्स थ्रू फ्लोइंग वाटर, तो बहते हुए पानी के थ्रू ये पानी के पीने के सोर्स में चले जाएंगे और उससे फिर ह्यूमन बॉडी में जाएंगे, ह्यूमन बॉडी से फिर से मिट्टी में जाएंगे, तो पूरे इन्वायरमेंट में फैल के पूरे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। ओके, तो वेरियस पैथोजन, अलग अलग तरह के डिसीज कॉजिंग एजेंट, पैथोजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि छोटे छोटे, जो हम नेकेड आई से देख नहीं सकते और जिनसे डिसीज फैलते हैं, जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है अभी, ठीक है ना। तो वेरियस पैथोजेंस इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर अलग अलग तरह के जो सॉइल होते हैं ट्रांसमिट डिसीज, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग तरह के रोग इन्वायरमेंट में फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। अब रिलेशन पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के बीच का। तो अब हमने 3 तरह के पोल्यूशन ऑलरेडी देखे हैं, कौन कौन से, सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी का पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। अब ये तीनों के अंदर क्या रिलेशन होता है इसको बहुत अच्छे से हम समझते हैं, तो आराम से समझना। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप कोई दवाई स्प्रे कर रहे हो, फवार रहे हो, जैसे कि वीडीसाइड हो सकता है। वीड्स यानी क्या होता है, अनवांटेड प्लांट, जिसको हम घास फूस कहते हैं, ठीक है ना, या तरोटा होता है, गांजर गवत होता है इन मराठी, ओके, अलग अलग तरह के जो हमें अनवांटेड होते हैं खेती के अंदर, तो उसके लिए हम वीडीसाइड स्प्रे करते हैं या फिर पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, या हमारे खेत के अंदर जो क्रॉप्स होते हैं उसके अच्छे ग्रोथ के लिए हम वो स्प्रे करते हैं। तो जब हम स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करते वक्त कुछ पार्टिकल हवा में मिल जाते हैं और कुछ केमिकल्स जो कि टॉक्सिक होते हैं। ऑब्वियसली सारे वीडीसाइड, पेस्टिसाइड टॉक्सिक होंगे, तो ये अगर एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे तो एयर पॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। अब ऐसा अगर आपने एक्सेसिव यूज कर लिया तो बारिश हो गई, बारिश के साथ ये मिल गए, मिल के बहते 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 पानी के अंदर चले गए, वाटर पोल्यूशन। और कम पानी गिरा तो पानी के साथ जमीन के अंदर मिक्स हो जाएंगे, तो सॉइल पोल्यूशन। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस 3 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। ओके, तो सभी एग्जांपल को क्लियर करेंगे। तो वेट ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर आपने ऐसे ही थ्रो कर दिया, थ्रो इन वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज माने जल संस्था, जैसे कि आपका तालाब हो सकता है या वेल हो सकती है, बाउडी जिसको बोलते हैं। उसके बाद डिकम्पोज, अब वो डिकम्पोज होने लगेंगे,
ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट आपने डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल दिया वो डिकम्पोज होने लगेगा। तो डिकम्पोज होते वक्त कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जनरेट होंगे, डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस जनरेट होंगे, और ये कहाँ ग्रो होंगे? गार्बेज के अंदर, कचरे के अंदर ग्रो होंगे। अगर ये पानी के साथ मिल गए तो कौन सा पॉल्यूशन करेंगे? कॉजेस वाटर पॉल्यूशन। कचरे को डिकम्पोज करने के लिए अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, पैथोजन, जिसकी वजह से डिसीज हो सकता है। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से डिसीज होगा, सर्दी खांसी अलग अलग तरह के रोग हो सकते हैं। उसके बाद एक्सेसिव फर्टिलाइजर, अगर आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ किए, गांधी जी कहते हैं कि अर्थ इज सफिशियंट, अर्थ में इतनी क्षमता है कि वो हर ह्यूमन बीइंग की भूख मिटा सकती है, लेकिन लालच नहीं मिटा सकती। ओके, इंसान दिन पे दिन लालची होता जा रहा है। तो लालच की वजह से अगर आपने एक्सेसिव फर्टिलाइजर, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ किए, जैसे कि इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं, कीड़ों को मारने की दवा, वीडीसाइड, वीड यानी अनवांटेड प्लांट या अनवांटेड क्रॉप, ओके, अनवांटेड क्रॉप जिसको घास, गवत ये हम कहते हैं, उसको मारने के लिए कुछ केमिकल स्प्रे किया जाता है, वीडीसाइड्स होंगे। इसको हमने क्या किया? मारने के लिए स्प्रे किया, तो इससे क्या हो जाएगा? वो स्प्रे किया हुआ केमिकल्स सॉइल के अंदर मिल जाएगा, सॉइल पोल्यूशन होगा। स्प्रेइंग की वजह से वो हवा के अंदर मिल जाएगा, एयर पोल्यूशन होगा। या पानी गिरने के बाद पानी के साथ मिक्स हो जाएगा तो वो ओवर यूज करोगे तो इससे वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन यूरिन होगा या फिर उसका एक्सक्रीटा होगा। एक्सक्रीटा मतलब उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो बाहर निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है, या फिर एनिमल डंग। एनिमल डंग माने इसको गोबर बोलते हैं, ठीक है ना, जो गोबर होता है, ओके, एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर डाला जाता है, वेस्ट उसका गोबर वगैरह जो होता है, या बर्ड की ड्रॉपिंग है, ओके, पंछी वगैरह ऊपर से ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये अगर सॉइल में मिल जाएंगे तो सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। तो ये सारे क्या करेंगे? सॉइल पोल्यूशन जनरेट करेंगे। और ऐसे सारे जो वेस्ट होते हैं, सच वेस्ट इमिट फाउल स्मेल, के बहुत ही गंदा स्मेल ये इमिट करते हैं। अगर ये हवा के साथ मिक्स हो गया तो पूरे एरिया में गंदगी फैला देगा और इससे एयर पोल्यूशन हो सकता है। अब ये एयर या फिर फाउल ऑर्डर मिक्स हो गया किसके साथ? वाटर के साथ, तो वाटर पोल्यूशन हो सकता है। और इसके वजह से इपिडेमिक्स हो सकता है। एपिडेमिक्स मतलब इसको मराठी में बोलते हैं साथीचे रोग, जो रोग आसानी से फैल जाते हैं, जैसे कॉलरा पानी के अंदर से फैलता है, तो फैलने वाले जो रोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इपिडेमिक्स। जैसे कि हमारा कोरोना भी फैलने वाला डिसीज है, इपिडेमिक। पेंडेमिक है तो वो डेंजरस, बराबर है। इपिडेमिक्स मतलब जो फैलने वाले रोग होते हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट से, नॉन कांटेक्ट से, डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से जो फैलते हैं रोग, उसको क्या बोलते हैं? इपिडेमिक्स। जैसे कॉलरा हो गया, ओके, इस तरह के जो डिसीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इपिडेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार, गवर्नमेंट में क्या क्या एक्ट बनाए हैं वो एक्ट पढ़ेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे। इस लेक्चर के बाद अगर कोई लेक्चर आएगा तो उसमें, अभी इस लेक्चर में इसे लास्ट पॉइंट बचा है, इसको हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। अगर इसके बाद कोई लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा तो दैट लेक्चर इज अबाउट एक्सरसाइज या कुछ रिवीजन या कुछ क्वेश्चन का होगा। थ्योरेटिकल पार्ट इसमें हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्ट क्या क्या होते हैं। अब इस पॉल्यूशन को प्रिवेंट या कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उन रूल को फॉलो करना ज़रूरी है। अब ये कौन कौन से रूल्स और या फिर एक्ट, कुछ कायदा बनाया, कायदा माने जिसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपको पनिश कर सकती है। ठीक है, तो कौन कौन से कायदे होते हैं उसके ईयर आपको याद रखना ज़रूरी है। एमपीएससी यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन आएगा, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ठीक है, कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, स्कॉलरशिप है, ये जो कुछ भी है इसमें ये ईयर आपको आ जाएंगे, अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पोल्यूशन प्रिवेंशन माने कैसे प्रिवेंट करोगे, पोल्यूशन कैसे प्रिवेंट करोगे और उसको कंट्रोल कैसे करोगे। ठीक है, तो जीओआई माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड लॉज एंड रूल्स, लॉज एंड रूल्स, तो कुछ कायदा बनाया है उन्होंने, कुछ रूल्स बनाए हैं, किस लिए? टू कंट्रोल द पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स, कुछ लॉज, कुछ कायदे बनाए हैं। दीज लॉज शुड बी फॉलोड टू कीप इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री। तो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री रखने के लिए इन रूल को फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे 1974 में सबसे पहला रूल्स बना वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट। ओके, तो वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट कब बना? 1974 में। फिर 1981 में गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन करना भी ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज फास्टली ग्रो हो रहे थे और सारा जो इंडस्ट्रियल स्मोक वगैरह था, सारा ऐश फ्लाई था, सारा इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा था, उसको भी कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
मतलब अलग अलग तरह के जो इकोसिस्टम होते हैं, मान लो जंगल है, पानी है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 में लॉज बनाए गए। बायोमेडिकल वेस्ट, ओके, तो क्या हो रहा था 1998 के या फिर 1990 के बाद बायोमेडिकल्स मतलब हॉस्पिटल्स फास्टली ग्रो हो गए, तो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा था, जैसे स्लाइन्स है, इंजेक्शंस है, या फिर अनयूज्ड मेडिसिन है या मेडिसिन के कवर है, इसको सबको बायो वेस्ट बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। तो इसको हैंडल करना और मैनेजमेंट करने के लिए एक रूल आया, एक कायदा बनाया गया 1998 में। उसके बाद हैजार्डस वेस्ट मतलब हार्मफुल वेस्ट, इंडस्ट्री में से निकलने वाला हार्मफुल सॉलिड जो वेस्ट होगा, जिससे टॉक्सिक वेस्ट होगा, इसके हैंडलिंग और मैनेजमेंट के लिए 1989 में रूल्स बनाए गए, एक्ट बनाए गए। ओके, 2000 में आमिर खान का वो सॉन्ग है ना, देखो 2000 जमाना आ गया, ठीक है ना। तो पॉल्यूशन के लिए, नॉइज पोल्यूशन के लिए, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल के लिए, इसको साउंड पोल्यूशन भी हम बोलेंगे कि भाई जैसे हॉस्पिटल एरिया है, हॉस्पिटल एरिया में रैलीज वगैरह होंगे या किसी साउंड का होगा, या डीजे बंद कर दिए गए। डीजे पता है ना आपको, अभी डीजे बजाना अलाउड नहीं है, एक लिमिट से ज़्यादा आप साउंड नहीं रख सकते, रखोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ईस्वी सन 2000 के बाद, ओके, 21वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का स्पोर्ट हो गया। अब छोटे से छोटे बच्चे के पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स है, हर घर में टेलीविजन है, और टेलीविजन जब खराब हो जाती है तो हम उसको दुरुस्त नहीं कर रहे, नहीं ला रहे हैं, तो पुरानी वाली को फेंक दिया जा रहा है ऐसे ही, ठीक है ना। तो उसको भी हैंडल करना ज़रूरी है, तो उसके हैंडलिंग और मैनेजमेंट के लिए रूल बनाया गया 2011 में, ठीक है। तो ये सारा रूल्स कैसे काम करते हैं, तो एक सेंट्रल लेवल पे कंट्रोल बोर्ड होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ओके, जो कंट्रोल रखता है अलग अलग जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, अलग अलग स्टेट पे ये कंट्रोल रखता है, ओके। जैसे कि मान लो आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ऐसे ही हमारा क्या है, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टली कंट्रोल करेगा स्टेट लेवल के कंट्रोल बोर्ड पर। अब स्टेट लेवल सुपरवाइज करेगा किसको, अलग अलग इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज पे ये कंट्रोल रखेगा। इंडस्ट्रियल एरिया पे, जैसा पूना में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, तो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टली उस पर नज़र रखेगा। और किस पे, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, ओके, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि म्यूनसिपालिटीज़ है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, पंचायत समिति है, अब भूगोल में वगैरह नागरिक शास्त्र जो सब्जेक्ट है आपका उसमें आप देख लेना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या ग्राम पंचायत है। तो इस तरह के छोटे छोटे लोकल बॉडीज़ पे कौन कंट्रोल रखेगा, लोकल गवर्नमेंट, ओके। तो इन सारों पे लोकल गवर्नमेंट पे स्टेट गवर्नमेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस तरह से ये सारा काम चलता है। तो इन सबका एक ही मोटो होता है, एक ही एम होता है, दे ऑल मेक श्योर दैट, ये सब एक ही श्योरिटी रखेंगे कि पॉल्यूशन कंट्रोलिंग रूल्स, ये जो कुछ भी रूल्स बनाए गए हैं, शुड बी फॉलोड, सभी ये रूल को फॉलो करेंगे और इस हिसाब से रहेंगे कि इस तरह के एक्ट ब्रेक नहीं होंगे। इसका श्योरिटी ये सारे बॉडीज करते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यहां पर पोल्यूशन चैप्टर होता है खत्म। तो मार्क से ज़्यादा इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए ये चैप्टर को अच्छे से समझना और किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है खत्म। अगर इसके बाद अगर आपको प्लेलिस्ट में कोई लेक्चर दिखाई दे रहा है तो वो डेफिनेटली वो लेक्चर रिवीजन होगा या फिर एक्सरसाइज बेस होगा, ओके। तो तब तक कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।